चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहावो भवीर्जनानंदजननीयो। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का बहुत ही अच्छे विस्तार के साथ यहाँ पर वर्णन है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 142 और 143। दोनों गाथाएं लोक भावना के अंतर्गत हैं। इस पूरे 3 लोक में कौन से जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन यहाँ क्रमशः चल रहा है। सैद्धांतिक वर्णन भी कह सकते हैं और इतना तो हमारी जानकारी में होना ही चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 142 उच्चारण। वि वि ति ति चौरखा आधा क ख चौरखा विति चौरखा विति चौरखा जीवा जीवा हवन्ति हवन्ति नियमेन नियमेण कम्म आधमापुरमा कम्म भूमिषु भूमिषु कम्म भूमिषु चरिमे चरिमे दीवे दीवे अद्धे आधा दध अद्धे अद्धे चरम समुद्दे आधा द पुरद समुद्दे चरम समुद्दे वि वि सव्वेषु अथवा पुरव सव्वेषु विति चौरखा जीवा विति चौरखा जीवा हवन्ति नियमेण कम्म भूमिषु हवन्ति नियमेण कम्म भूमिषु चरिमे दीवे अद्धे चरिमे दीवे अद्धे चरम समुद्दे विसव्वेषु चरम समुद्दे विसव्वेषु। बहुत अच्छी गाथा। वि ति चौरखा जीवा जीव, वि 2 ति 3 चौरखा 4 अक्ष इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले जीवा जीव, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीवा जीव। हवन्ति हवन्ति होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीव हवन्ति होते हैं। कहाँ होते हैं? नियमेण नियमेण नियम पूर्वक निश्चित रूप से। कहाँ पर होते हैं ये 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीव? यानी विकलत्रय। विकलत्रय कहाँ पाए जाते हैं?
विकलत्रय कहाँ पर जन्म लेते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ मरण करते हैं? नियमेण, नियम पूर्वक, निश्चित रूप से। कहाँ पर? कम्म भूमिषु। कम्म कर्म, भूमिषु भूमियों में, कर्म भूमियों में। कम्म भूमिषु कर्म भूमियों में। 2, 3 और 4 इंद्रिय जीव विकलत्रय ये कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर रहते हैं? कम्म भूमिषु कर्म भूमियों में। कर्म भूमि में ये रहते हैं। कर्म भूमि क्या है? शायद पहले चर्चा आ चुकी है, फिर भी जहाँ पर मनुष्य और त्रियंच कर्म करके, पुरुषार्थ करके अपनी आजीविका चलाते हैं, वो कर्म भूमि है। और इससे विपरीत भी कह सकते हैं भोग भूमि, जहाँ पर भोगों की प्रधानता है, आजीविका के लिए कुछ भी कर्म पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, कल्प वृक्ष आदि के माध्यम से वस्तुएं अपने आप पुण्य अनुसार मिलती रहती हैं, भोग भूमि है। कर्म भूमियों में ही विकलत्रय रहते हैं, भोग भूमि में विकलत्रय नहीं रहते। नीचे अधोलोक में विकलत्रय नहीं रहते। ऊपर ऊर्ध्वलोक में, स्वर्गों में भी विकलत्रय नहीं रहते। नरकों में भी नहीं, स्वर्गों में भी नहीं, भोग भूमियों में भी नहीं। सिर्फ कम्म भूमिषु कर्म भूमियों में। एकेंद्रीय जीव तो सर्वलोक में पाए जाते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव पांचों सर्वलोक में, तीनों लोक में पाए जाते हैं। शेष एकेंद्रीय जीव बादर आधार सहित होते हैं, जहां जहां आधार मिलता है वहां वहां पाए जाते हैं। 2, 3 और 4 इंद्रिय जीव ये कहाँ पाए जाते हैं? इस गाथा में स्पष्ट कर दिया, कम्म भूमिषु कर्म भूमियों में। कर्म भूमियां कहाँ कहाँ पर हैं? जो हमारा मनुष्य क्षेत्र है, ये मनुष्य क्षेत्र कर्म भूमि है। इसमें जो एक एक द्वीप की अगर बात करें, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। भरत क्षेत्र पहला, दक्षिण की साइड का पहला, विदेह क्षेत्र बीच वाला क्षेत्र और अंतिम क्षेत्र उत्तर की तरफ ऐरावत, ये क्षेत्र कर्म भूमियां हैं। विदेह क्षेत्र का बीच वाला पोर्शन, जो सुमेरु पर्वत के आसपास वाला पोर्शन है, वो उत्तम भोग भूमि है। शेष अगल बगल का जो पोर्शन है वो कर्म भूमि है। दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां क्षेत्र भोग भूमि है। इतना ये हम जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं। यही स्ट्रक्चर आगे के 2 द्वीपों में भी है। 2.5 द्वीप में पूरे में यही स्ट्रक्चर है। जम्बू द्वीप में, धातकी खंड में और पुष्करवर द्वीप के आधे भाग पुष्करार्ध में, ये पूरा 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र हो गया। कर्म भूमि इसमें कहाँ कहाँ है वो स्पष्ट हो गई। विजयार्ध पर्वत जो होता है भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र आदि में, वो विजयार्ध पर्वत भी कर्म भूमि है। अब यहाँ पर और कौन सी कर्म भूमियां हैं जहां पर ये विकलत्रय पाए जाते हैं? चरिमे, अंतिम, चरिम, चरिम, अंतिम, दीवे द्वीप में, अंतिम द्वीप में। अंतिम द्वीप, अंतिम द्वीप कौन सा है? यहाँ पर मध्यलोक में सबसे पहले बीचों बीच जम्बू द्वीप, फिर उसको घेरे हुए एक समुद्र लवण समुद्र, फिर उसको घेरे हुए एक द्वीप कालोदधि धातकी खंड, फिर इसको घेरे हुए एक समुद्र
कालोदधि। फिर इसको घेरे हुए द्वीप पुष्करवर, ये तीसरा हो गया। ऐसे चलते जाएं। 8वें द्वीप का नाम आपको मालूम है, नंदीश्वर द्वीप। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बाद अंतिम द्वीप आता है, जिसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। और इसके बाद अंतिम समुद्र आता है, स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, चरिमे दीवे, चरिम अंतिम दीवे, अंतिम द्वीप में अद्धे, आधे, अद्धे को पहले लगा लीजिए, अद्धे, चरिमे अद्धे दीवे, चरिमे अंतिम, अद्धे आधे, दीवे द्वीप में। जैसे यहाँ पर तीसरे नंबर के द्वीप में बीचों बीच एक मानुषोत्तर पर्वत है। उस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर तो मनुष्य रहते हैं, बाहर बाहर नहीं रहते। वैसे ही यहाँ पर अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप है, इसके भी बीचों बीच एक गोलाकार पर्वत है। उस गोलाकार पर्वत के कारण ये द्वीप भी आधे आधे दो हिस्सों में बट गया। अब उसके चरिमे दीवे अद्धे, अंतिम द्वीप के आधे भाग में, स्वयंभू रमण समुद्र के द्वीप के आधे भाग में, और चरम समुद्देवी, चरम समुद्र में, चरम समुद्र अंतिम समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र, भी सव्वेसु संपूर्ण में, सव्वेसु कर्म भूमिसु सभी कर्म भूमियों में, सभी कर्म भूमियां, ये भी कर्म भूमि है। जो आधा द्वीप है और अंतिम पूरा समुद्र है, ये भी कर्म भूमि है। आधा द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप का आधा, और स्वयंभू रमण समुद्र पूरा, स्वयंभू रमण समुद्र की साइड वाला आधा पार्ट, ये 1.5 जो है, ये भी कर्म भूमि है। यहाँ पर भी बीती चौरखा 2, 3 और 4 इंद्रिय जीव, विकलत्रय जीव रहते हैं, हवंती होते हैं। पूरा मध्यलोक एक राजू चौड़ाई वाला है, ये पहले बताया गया। और हर द्वीप, पहला द्वीप जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, इससे दुगना फिर दुगना फिर दुगना विस्तार होता 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 अंतिम द्वीप और समुद्र तक पहुंच गए। अंतिम द्वीप और समुद्र का, अंतिम समुद्र का जो विस्तार है वो एक राजू का आधा भाग है, यानी आधा राजू। और जो समुद्र है वो उससे आधा होगा तो 1/4, द्वीप होगा उससे आधा होगा 1/4, ये द्वीप भी आधा है तो 1/8 राजू, 1/8 राजू और पूरा आधा राजू, इतना मिलाकर कर्म भूमि और है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का विस्तार। अब ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, तो 1 लाख योजन में हम असंख्यात का गुणा कर लें। 1 लाख योजन गुणित असंख्यात, इतना बराबर 1 राजू होता है। 1 राजू 1 लाख असंख्यात योजन का, 1 लाख गुणित असंख्यात योजन का होता है। ये भी हम कैलकुलेशन नॉर्मली लगा सकते हैं। यहाँ पर 2, 3 और 4 इंद्रिय जीव को नियम से कर्म भूमियों में रहने वाला कहा गया है, और ये कर्म भूमियां मनुष्य क्षेत्र में तो हैं ही, उसके अलावा अंतिम द्वीप का आधा भाग और पूरा समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र में ये कर्म भूमियां हैं, और विकलत्रय जीव उनमें रहते हैं। गाथा एकदम क्लियर है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। वीति चौरखा, जीवा, ये दोनों ही
प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। हवंती वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। नियमेण तृतीया विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं और अव्यय भी कह सकते हैं। वी ये भी अव्यय है। कम्म भूमिषु सव्येषु ये दोनों सप्तमी विभक्ति के बहुवचन हैं। चरी में दीवे, अध्ये, चरम समुद्दे ये सभी सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। हमारी व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 2, 3 और 4 इंद्रिय जीव निश्चित रूप से सभी कर्म भूमियों में अंतिम आधे द्वीप में और अंतिम समुद्र में भी होते हैं। इस प्रकार से ये गाथा पूरी हो गई। विकलत्रय कहाँ रहते हैं यह स्पष्ट कर दिया गया। अब हमारे मन में प्रश्न होगा, भरत क्षेत्र से बाहर और इस 1.5 द्वीप के पहले इतने सारे द्वीप समुद्र हैं असंख्यात, इनमें क्या है? हाँ, ये प्रश्न तो बढ़िया है। अब इसके उत्तर के लिए हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 143 उच्चारण। माणुस माणुस खित्तस्य अधता पुरता अधसा पुरसा माणुस खित्तस्य माणुस खित्तस्य बहिम बहिम चरिमे चरिमे दीवस्य अधसा पुरसा दीवस्य अध्ययम अधदध अध्ययम जाव जाव संवत्थे अधवा पुरवा अधता और था संवत्थे वि वि तिरिच्छा तिरिच्छा अधच छ तिरिच्छा हिमवद हिमवद तिरिएहि तिरिएहि हिमवद तिरिएहि सारिच्छा अधच छ सारिच्छा माणुसखित्तस्य बहिं माणुसखित्तस्य बहिं चरिमे दीवस्य अध्ययं जाव चरिमे दीवस्य अध्ययं जाव संवत्थे वितिरिच्छा संवत्थे वितिरिच्छा हिमवद तिरिएहि सारिच्छा हिमवद तिरिएहि सारिच्छा। बहुत अच्छी गाथा। माणुस खित्तस्य माणुस मनुष्य खित्त क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र के माणुस खित्तस्य मनुष्य क्षेत्र के मनुष्य क्षेत्र के बहिम बाहर मनुष्य क्षेत्र के बाहर। मनुष्य क्षेत्र की चर्चा हमने पिछली गाथा में कर ली। जम्बू द्वीप, इसके बाद पहला समुद्र लवण समुद्र, दूसरा द्वीप धातकी खंड द्वीप, दूसरा समुद्र कालोदधी समुद्र, तीसरा द्वीप पुष्करवर, इसका आधा भाग। इस आधे भाग में मानुषोत्तर पर्वत है,
मानुषोत्तर पर्वत गोलाकार है, पूरे द्वीप के बीचों बीच में है, तो अंदर वाला हिस्सा मनुष्य क्षेत्र और बाहर वाला हिस्सा अलग। मानुषखित्तस्य बहिं, मानुष्य क्षेत्र के बाहर, मनुष्य क्षेत्र के बाहर, ढाई द्वीप के बाहर क्या है? कहां तक? चरिमे अंतिम दिवस द्वीप के अध्ययम आधे, अंतिम द्वीप के अध्ययम जाव यानी तक। कहां तक जाना है? चरिमे अंतिम दिवस अध्ययम, अंतिम द्वीप के आधे हिस्से तक, मनुष्य क्षेत्र के बाहर, और यहां से लेकर अंतिम द्वीप के आधे हिस्से तक। अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप। इस स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच में भी एक पर्वत है। उस पर्वत के कारण इस अंतिम द्वीप के भी दो हिस्से हो जाते हैं। 1.5 द्वीप, आधा द्वीप और समुद्र, ये तो कर्म भूमि है, पिछली गाथा में चर्चा हो गई। उसके पहले वाला पार्ट ये क्या है? ये कर्म भूमि नहीं है, ये भोग भूमि है। मनुष्य क्षेत्र से बाहर और इस स्वयंभू रमण द्वीप के आधे हिस्से तक जितने भी द्वीप हैं वो सब भोग भूमि हैं। समुद्रों में भोग भूमि नहीं होती, ये सब भोग भूमि। अब भोग भूमि है तो क्या सिस्टम है? आइए नीचे वाली लाइन में, कौन रहता है यहाँ पर इतने पोर्शन में? देवता तो सभी जगह रहते हैं, उनके सुंदर सुंदर निवास स्थल हैं, फार्म हाउस हैं, समुद्रों के बीच में, तालाबों के बीच में, रमणीय स्थानों पर उनके रहने के स्थान होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बहुत जगह है उनके लिए। लेकिन कौन रहता है? सवत्थे, सब जगह, इतने सारे असंख्यात द्वीप समुद्रों में, द्वीपों में, समुद्र तो नहीं है, द्वीपों में, सवत्थे सभी जगह भी, मतलब ये बीच वाले पोर्शन में सवत्थ सभी जगह, तिरिच्छा तिरिच्छा तिर्यंच रहते हैं। मनुष्य तो नहीं रहते, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र से बाहर नहीं जाते। कोई देवता भी चाहे किसी मनुष्य को उठाकर मनुष्य क्षेत्र से बाहर ले जाए, मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस करा दे, ये पॉसिबल नहीं है। तिर्यंच जा सकता है, लेकिन तिर्यंच कर्म भूमि का है और वहां भोग भूमि है, तो ये भी थोड़ी सी समस्या। भोग भूमि में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब यहां पर सवत्थे, सर्वत्र, भी तिरिच्छा, त्रियंच रहते हैं। इतने सारे द्वीप और द्वीपों में तिरिच्छा, त्रियंच रहते हैं, भोग भूमि वाले त्रियंच रहते हैं। कैसे त्रियंच हैं वो? हिमवद तिरियेहि, सारिच्छा, हिमवद तिरियेहि, हिमवत, हिमवत क्षेत्र, हैमवतक क्षेत्र। पहला क्षेत्र दक्षिण की तरफ से भरत क्षेत्र, इसके बाद लगा हुआ दूसरा क्षेत्र है हैमवतक, जिसका यहां नाम दिया है हिमवद, हैमवतक क्षेत्र। उसके तिरिये ही त्रियंचों के समान। हैमवतक क्षेत्र में तो मनुष्य क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां त्रियंच भी हैं, वहां मनुष्य भी हैं, लेकिन मनुष्य क्षेत्र से बाहर वाला जो पोर्शन है वहां मनुष्य नहीं है। तो हैमवतक क्षेत्र में जैसे तिर्यंच रहते हैं, सारिच्छा, सदृश, समान, हैमवतक तिर्यंचों के समान, हैमवतक क्षेत्र में रहने वाले तिर्यंचों के सारिच्छा, सदृश, समान, तिरिच्छा, त्रियंच, सवत्थ, सर्वत्र। कहाँ सर्वत्र?
माणुषखित्तस्य बहिं, मनुष्य क्षेत्र से बाहर, और चरिमे दिवस अध्ययम जाव, चरम द्वीप के आधे तक। ये त्रियंच हिमवतक क्षेत्र के त्रियंचों के समान रहते हैं। हिमवतक क्षेत्र जघन्य भोग भूमि है, एक पल्य की आयु होती है, ऐसे वे त्रियंच वहां पर रहते हैं। बहुत विशाल क्षेत्र है भोग भूमि का, लेकिन कर्म भूमि का क्षेत्र भी कम नहीं है, क्योंकि आधा द्वीप अंतिम आधा द्वीप और पूरा समुद्र अंतिम वाला बड़ा विशाल है। कैलकुलेट यदि करते हैं तो आधा राजू निकलेगा अंतिम समुद्र। आधा राजू, एक राजू में से आधा राजू तो कर्म भूमि हो गई, उससे भी ज्यादा है, 1/4 1/8 राजू और मिला लीजिए, इतना सारा पोर्शन कर्म भूमि का है। तो कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों का सिस्टम यहाँ पर हमारे सामने आ गया है। भोग भूमि जो बीच वाले क्षेत्रों में है, वहां पर थलचर जीव होते हैं और नभचर जीव होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। भोग भूमियों में जलचर नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब इन बीच के क्षेत्रों के समुद्रों में कोई भी जलचर जीव, मछली, मगरमच्छ कुछ भी नहीं है। विकलत्रय भी नहीं है, 2-3-4 इंद्रिय जीव भी नहीं है, क्योंकि 2-3-4 इंद्रिय जीव, कीड़े मकोड़े वगैरह, ये कर्म भूमि में पाए जाते हैं, तो इन द्वीप समुद्रों में नहीं पाए जाते। इसका मतलब बीच वाले जो समुद्र हैं वो सारे के सारे केवल जल कायिक जीवों का समूह है। इसके अलावा इस समुद्रों में कोई भी जीव पाया नहीं जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये गाथा भी बहुत अच्छी है। इसमें स्पष्ट किया गया कि मनुष्य क्षेत्र से बाहर लेकर और अंतिम द्वीप के आधे भाग तक, इस पूरे बीच के पोर्शन में जघन्य भोग भूमि वाले त्रियंच रहते हैं, या यूं कहें ये पूरा जो क्षेत्र है वो जघन्य भोग भूमि है त्रियंचों के लिए। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, माणुषखित्तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, बहिम, जाव, वी, सारिच्छा, ये सभी, सारिच्छा को छोड़ दीजिए, ये सभी अव्यय हैं। चरी में सवत्थे, सवत्थे को भी अव्यय ही कहेंगे। चरी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। दिवस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अध्ययम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तिरिच्छा, सारिच्छा, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। हिमवद तिरियेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ बहुत सारी अलग अलग विभक्तियां लगी हुई हैं, लेकिन सबका अर्थ मिलाकर जो हुआ है वो आपको समझ में आ गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मनुष्य क्षेत्र के बाहर अंतिम द्वीप के आधे हिस्से तक सर्वत्र हिमवत क्षेत्र में रहने वाले त्रियंचों के सदृश समान त्रियंच रहते हैं। इस प्रकार से हमारी आज की दोनों गाथाएं पूर्ण हो गई हैं। विकलत्रय कहाँ रहते हैं ये आपको स्पष्ट किया गया, और बीच वाले क्षेत्रों में, द्वीपों में कौन रहता है, कैसा होता है, कर्म भूमि क्या है, भोग भूमि क्या है, त्रियंचों की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये पूरा वर्णन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। इसी प्रकार से आगे भी बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है।
इन सभी गाथाओं के अध्ययन का हमारा इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं किस किस गाथा में क्या क्या अच्छा अच्छा सैद्धांतिक विषय हमें मिल जाएगा। बड़ी सरलता से हम समझ रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। जनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।